Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding the politics of plant development. आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की डिटेल डिस्क्रिप्शंस नहीं करने जा रहे हैं, डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे. वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द समरी ऑफ द चैप्टर. एज वी ऑल नो कि एग्जाम्स जब होते हैं, नाउ एग्जाम्स आर ऑन हेड, और हमारे पास जब एग्जाम में जाने से थोड़ा समय पहले, कुछ घंटे पहले आप कह लीजिए, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ पाएँ. तो एट दैट टाइम वी जस्ट नीड द समरी ऑफ दैट chapter. So here in this lecture you can say that this lecture is regarding the revision lecture or quick recap of the chapter politics of plant development. Before starting the chapter just want to say कि अगर आपको ये lectures जो है अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो don't forget it to subscribe, like and share, क्योंकि आप अगर आपको समझ में आते हैं तो इट्स नेसेसरी कि जो दूसरे बच्चे हैं उन तक भी ये लेक्चर्स पहुँचे, और वो तभी पहुँच पाएंगे जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट. इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, प्लांट एंड डेवलपमेंट. प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक सिस्टेमेटिक रेगुलेशन ऑफ पर्पसफुल टू अचीव नेशनल गोल्स. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे आगे सबसे बड़ा जो चैलेंज था, एज इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस, दैट वाज रिगार्डिंग द प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की जाए, उसके लिए क्या प्लान किया जाए, उसके बारे में बात करनी थी. तो प्लानिंग क्या है? नेशन गोल को अचीव करने के लिए हमारा नेशनल गोल क्या था? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, राइट, इकोनॉमिक लेवल को रेज करना. तो उसके लिए जो सिस्टेमेटिकली ढंग से जो तरीके अपनाए गए थे उनको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज प्लानिंग. फिर बात आती है डेवलपमेंट की. जो प्लानिंग की गई थी किसके लिए की गई थी? फॉर द डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड अटेनिंग एन इकोनॉमिक लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. अब डेवलपमेंट किस पर डिपेंड होती है? डेवलपमेंट का और इंडस्ट्रीज का डायरेक्ट लिंक है. इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बट नेचुरल है कि पॉवर्टी भी डिक्रीज होगी. पॉवर्टी डिक्रीज होगी तो ओवरऑल कंट्री की जीडीपी अपने आप इंक्रीज होगी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी, राइट. देन इन सब के लिए अब ये प्रॉपर प्लान डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया ने क्या बनाया? हमने एस्टैब्लिश किया एक प्लानिंग कमीशन. ये प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया? सेटअप इन 1950. एज वी नो कि अभी इस सेशन में सिलेबस हैज़ बीन लिटिल बिट चेंज. उसमें प्लानिंग कमीशन जो है उसको निकालकर उसकी जगह नीति आयोग डाला गया है. बट बिफोर स्टडिंग द नीति आयोग हमें थोड़ा बहुत इसकी बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है कि प्लानिंग कमीशन क्या था. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नीति आयोग. अब प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में. किसके लिए बनाया गया था? कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कैसे उसको प्लान किया जाए. इसके अंडर 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, 5 वर्षीय योजनाएं. जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दैट वाज इन 1951 टू 56, 5 ईयर्स के लिए था. अब ये जो प्लान था इट वाज ड्राफ्टेड बाय KN राज, राइट. देन इसका मेन मोटो, मेन टारगेट क्या था? एग्रीगेरियन सेक्टर्स में डेवलपमेंट करना. एग्रीकल्चर के ऊपर ये मेन फोकस था, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किस में करने की बात कही गई थी? डैम्स एंड इरिगेशंस पे, राइट. देन इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान आया. सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1956 टू 61. ये जो इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? इट वॉज ड्राफ्टेड बाय PC महालनोबिस. इन्होंने इसमें ये बोथ द नेम ड्राफ्टेड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड जो प्लानिंग कमीशन है, नेम यू हैव टू लर्न क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं. देन इसका मेन जो फोकस था वो क्या था? जहां हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर फोकस थी, सेकंड 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था, राइट. क्योंकि ये माना गया कि एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे तो एग्रीकल्चर के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी और उससे एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप डेवलप होगा. देन थर्ड 5 ईयर प्लान वाज 1961 टू 66. इसमें इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों को लिया गया था, दोनों को मिक्स करके, क्योंकि ये माना गया कि ना तो एग्रीकल्चर को इग्नोर किया जा सकता है ना ही इंडस्ट्रीज को. लेकिन अगर इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होगा तो एग्रीकल्चर में ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट आएगा, राइट. देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट वर द की कंट्रोवर्सीज एट दैट टाइम. उस समय में मेन की कंट्रोवर्सीज क्या थी? वो क्या थी? एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज. एक था कि कुछ लोग इस फेवर में थे कि हम जो भी प्लान करें, जो भी हमारी डेवलपमेंट की प्लानिंग हो वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? एग्रीकल्चर पर. दूसरे लोग थे उनका क्या मानना था कि नहीं, एग्रीकल्चर की बजाय जो डेवलपमेंट का मेन मोटो है, मेन टारगेट, तो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होनी चाहिए. तो ऐसे
ऐसे में जो गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे लाइक जेसी कमरप्पा और कांग्रेस लीडर लाइक चरण सिंह, ये किसकी फेवर में थे? दे वर इन फेवर ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, की गांव की डेवलपमेंट के उसमें थे। तो ग्रामीण डेवलपमेंट, ग्रामीण में उद्योगीकरण चाहते थे ये। इनका कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस चीज़ को माइंड में रखकर होनी चाहिए? रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग, की प्लानिंग का जो मेन मोटो है, मेन सेंट्रल पॉइंट है, फोकस किस पर होना चाहिए? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे। जबकि कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, उनका क्या कहना था? दे वांट टू इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टू रिमूव पॉवर्टी। ये कहते थे कि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड, राइट? पॉवर्टी को हम कम कर सकते हैं, पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है। सो दिस इज अगेन योर 4 मार्क्स क्वेश्चन में भी और 2 मार्क्स क्वेश्चन में ये मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियल कंट्रोवर्सीज। इसके अलावा जो सेकेंड कंट्रोवर्सी थी दैट वाज रिगार्डिंग द पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ एट दैट टाइम वी हैव द 2 मॉडल फॉर द डेवलपमेंट। हमारे सामने 2 मॉडल्स थे। एक मॉडल था यूएसएसआर का और दूसरा मॉडल था यूएसए का। यूएसए किसको फॉलो करता है? दैट फॉलो द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ स्टेट, जहाँ प्राइवेटाइजेशन होता है। लेकिन जो सोशलिस्ट मॉडल है इट वॉज फॉलोड बाय यूएसएसआर। ये किस चीज़ को? ये बात करता है पब्लिक सेक्टर की, राइट? तो इनमें अब जो पंडित नेहरू थे और उनके और भी कई लीडर्स थे जो किसकी फेवर में थे? सोशलिस्ट मॉडल को ऑप्ट करने की फेवर में थे कि प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल अपनाना चाहिए। जबकि कुछ अन्य लीडर्स थे वो किसकी फेवर में थे? देवर इन द कैपिटलिस्ट फेवर, राइट? कैपिटलिज्म की फेवर में थे। बाद में इंडिया ने दोनों को मिक्स किया, यानी वेयर एवर कैपिटलिज्म इज नेसेसरी और वेयर सोशलिज्म इज नेसेसरी, तो दोनों को मिलाकर जो हमने मॉडल फॉलो किया दैट वाज मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। इट वाज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट? अब इन सब जो प्लानिंग कमीशन था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया, सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया, ये सारी चीज़ों का फिर रिजल्ट क्या निकला, आउटकम्स क्या निकले इसमें? हमारे जो थे मेन कुछ डैम्स डेवलप हुए, उनमें सबसे मेन नाम आता है भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम। वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट दीज डैम्स। इन डैम्स के डेवलपमेंट से इरिगेशन, एग्रीकल्चर पर कैसे अफेक्ट पड़ा था, इलेक्ट्रिसिटी बनी थी, इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने में हेल्प हुआ एंड ऑल दैट, राइट? इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स किए गए। लैंड रिफॉर्म किसके लिए किए गए? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल रिगार्डिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि पहले जो था 1960 से पहले हम लोग अपने आप में जो वीट, राइस, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें बाहर से वीट मंगवाना पड़ता था। तो ऐसे में अपने आप को फूड जो बेसिक आइटम है उसमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज़ किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया, पेस्टिसाइड यूज़ किए गए, लैंड रिफॉर्म्स किए गए। तो इन सब के बाद इसका फिर रिजल्ट क्या निकला? दैट हम आने वाले समय में जहां हम लोग पहले बाहर से वीट मंगवाते थे अब हम बाहर एक्सपोर्ट करने लगे, बाहर भेजने लगे। हमारा वीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गया, राइट? दैट पीरियड वाज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर हमने इन डिटेल इन द जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहले की वीडियोस हैं, पहले के लेक्चर्स हैं डिफरेंट पार्ट्स में, उन पार्ट्स में हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन पे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है। तो इसको डिटेल में देखने के लिए यू हैव टू सी दोज लेक्चर्स जिसमें हर क्वेश्चन जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि इससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए थे, पॉजिटिव तो हुआ कि हम इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? रिच एंड पुअर में डिफरेंस पड़ गया था, 2 ग्रुप सोसाइटी जो थी डिवाइड हो गई, एज वेल एज क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में वी वर यूजिंग पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, जिसको जो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका नतीजा क्या हुआ? हमारा वाटर टेबल जो था ग्राउंड लेवल से वो कम हो गया, राइट? तो इसके साथ साथ जो ग्राउंड की जो लैंड की प्रोडक्टिविटी थी, जो फर्टिलिटी थी, वो भी कंपैरेटिवली कम हो गई ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, राइट? सो दिस वाज रिगार्डिंग
पॉलिटिक्स, दिस वाज रिगार्डिंग द समरी ऑफ द चैप्टर। इसमें अब एक और टॉपिक रह जाता है, दैट इज नीति आयोग, जो हमने बात की है यहाँ पर कि प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है 1950 में, लेकिन 2015 में प्लानिंग कमीशन को चेंज करके उसकी जगह पर क्या आ गया, नीति आयोग, कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। कब बना ये नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल रिगार्डिंग द नीति आयोग। अब नीति आयोग, जैसे कि हमने पहले बात की है कि नीति आयोग क्या था, प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या एस्टैब्लिश हो गया, उसको बदलकर उसको क्या कर दिया गया, नीति आयोग, राइट। तो एट प्रेजेंट जो है ये प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब क्या है, नीति आयोग। अब नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों में क्या था कि जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन वाज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि हमें प्लानिंग कमीशन बनाना है। दैट इज व्हाई इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेटअप इन 1950 एज अर्लियर डिस्कस्ड। अब इसके दो काम क्या थे, इसके प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, 5 ईयर प्लान बनाना, इसके साथ साथ फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट एंड मिनिस्टर, स्टेट्स और मिनिस्टर्स को जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है वो देना, कितना पैसा उनको देना, किस तरीके से उनसे ये जो है प्लान्स है वो एग्जीक्यूट करवानी, राइट। देन इसके बाद आ गया नीति आयोग। नीति आयोग का काम क्या था, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन। अब नीति आयोग का क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट्स अ फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। अब ये भी क्या है, जैसे प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ऐसे ही नीति आयोग भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एस्टैब्लिश ऑन 1 जनवरी 2015 एंड इट्स हेडक्वार्टर, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। देन सर्व एज अ थिंक टैंक, एक थिंक टैंक, थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, यानी इसमें जो इसके मेंबर्स है, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन तो उसमें बात होगी कि जो इसके जितने भी मेंबर्स है वो सब मिलकर अपने सजेशंस देते हैं, इसलिए इसमें जो भी प्लानिंग की जाती है, जो भी चीज़ फाइनलाइज की जाती है जिस भी स्कीम के ऊपर, वो स्कीम एक व्यक्ति या एक मेंबर का माइंड नहीं है, उसकी प्लानिंग नहीं है, बल्कि वो किसकी है, जितने भी उसके कॉम्पोजिट मेंबर्स हैं उन सब का दिमाग उसमें लगा हुआ है, सबके आइडियाज हैं, सबका विचार है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ थिंक टैंक। अ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी डायनामो फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पॉलिसीज प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है कि कैसे इकोनॉमिक लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। देन प्रोवाइड सजेशंस फॉर द इकोनॉमी, और इस तरीके से ये बताता है कि इकोनॉमिकल लेवल यानी हम अपनी जीडीपी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमिकली इंडिया को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। देन अब बात आती है कॉम्पोजिशन की, जो ये नीति आयोग है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन में क्या आ जाता है कि कौन कौन लोग हैं जो मिलकर इस पे काम करते हैं। सबसे पहले आता है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन हमेशा कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। देन नेक्स्ट वन इज वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को भी कौन नॉमिनेट करता है, प्राइम मिनिस्टर। एट प्रेजेंट नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, हु इज दैट, राजीव कुमार, राइट। देन चीफ, ये जितने भी नेम है एट प्रेजेंट जो है, यू मस्ट लर्न दीज नेम, इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ, फुल फॉर्म ऑफ सीईओ इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज आल्सो नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एट प्रेजेंट हु इज सीईओ ऑफ नीति आयोग, अमिताभ कांत, राइट। तो यू मस्ट लर्न दीज 2 नेम्स। हमने देखा कि चेयरपर्सन इटसेल्फ प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। देन इसके अलावा, इनके अलावा जो और मेंबर्स होते हैं दैट आर फुल टाइम मेंबर्स, मिनिमम 5 मेंबर्स आर फुल टाइम, एक्स ऑफिसर मेंबर मिनिमम 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स, and short term members which can be changed, that are 2 ex officio members, right। except these governing council होती है एक, governing council में कौन लोग आ जाते हैं, chief ministers of the states and the lieutenant governors of the union territories, they are the part of नीति आयोग। then after that some special invitees में आ जाते हैं, जैसे किसी के आर्ट के फील्ड में कोई एक्सपर्ट्स हैं या किसी और फील्ड में जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको, जिनको जैसे साइंटिस्ट हैं, राइट, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, दे आर नॉन एज स्पेशल इन्वाइटीज। ऑल दीज मेंबर्स, ये सभी मेंबर्स मिलकर जो भी इसके नीति आयोग का काम है, जो भी स्ट्रेटजीज बनानी है, जो प्लानिंग करनी है, वो मिलकर करते हैं। इसमें इन सब के आइडिया, सबके व्यूज आते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ थिंक
टैंक, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि इसके नीति आयोग के एम क्या है। इट्स अगेन अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। अगर इसका आपका पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगा तो कॉम्पोजिशन पर अलग क्वेश्चन बन सकता है, नीति आयोग पर अलग क्वेश्चन होगा कि एम्स क्या है, व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश, राइट। तो एम्स क्या है इसका, सबसे पहला रिकमेंडेड स्ट्रेटजिकल एंड टेक्निकल एडवाइस। स्ट्रेटजिकल यानी ऐसा नहीं है कि बेतुकी अपना कोई भी एडवाइस दे दी, जो भी देता है वो एक स्ट्रेटजी पर बेस्ड होती है। एडवाइस देता है, टेक्निकल एडवाइस देते हैं, किसको देते हैं, टू द गवर्नमेंट, राइट। देन डेवलप मैकेनिज्म फॉर विलेज लेवल प्लान। विलेज लेवल को कैसे डेवलप करना है, जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, यू कैन से यूनिट है कंट्री की, उसकी डेवलपमेंट। फिर उस डेवलपमेंट में जो प्लान करते हैं उन प्लानिंग्स को सेंटर के साथ किस तरीके से उनमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने, उसके बारे में भी मैकेनिज्म बनाता है, प्लानिंग करता है और गवर्नमेंट को बताता है। देन सर्व एज अ थिंक टैंक, एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड। देन क्रिएट अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर, और ये जो है टू सपोर्ट द सिस्टम। सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्या बनाता है, क्रिएट अ नॉलेज, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, किसी कोई साइंटिस्ट भी हैं, इसके अलावा राइटर्स भी होते हैं जो जिनको कुछ ना कुछ अवार्ड मिला होता है लिटरेचर में। तो ये जितने भी इनमें चीफ एग्जीक्यूटिव है, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, फुल टाइम मेंबर्स है, एक्स ऑफिसर मेंबर्स है, सभी मिलकर जो है इनकी नॉलेज इसमें होती है। इनोवेशन मीन्स नए नए तरीकों को खोजते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिकली हम अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देन ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर कंट्री की डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग की जाती है। देन फोकस ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, केवल ये नहीं कि प्रोग्राम्स बना दिए, इनोवेशन कर दी, गवर्नमेंट को बोल दिया, उसके बाद ये भी बताते हैं कि ये जितनी भी प्लानिंग की है, जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, इनको लागू कैसे कर सकते हैं, राइट। ये हो गए इनके एम्स ऑफ द नीति आयोग। एम्स और ऑब्जेक्टिव, यानी एम्स आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, पर्पस आ जाए, मीनिंग इज द सेम। देन लास्ट वन इज द रिगार्डिंग कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है। नीति आयोग क्या है, जो नीति आयोग करने से पहले हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो पहले था वो क्या था, टॉप बॉटम अप्रोच। टॉप बॉटम अप्रोच का क्या मतलब है कि पहले जो था प्लानिंग जो की जाती थी, जो भी स्कीम्स बनाई जाती थी, वो सेंटर बनाता था, राइट। अब सेंटर स्कीम्स बनाने के बाद इन स्कीम्स को कहाँ शेयर करता था, टू द डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के पास वो पहुंचती थी। अब स्टेट्स इन प्लानिंग में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकती थी, उन्हें इन प्लानिंग को ऑप्ट करना पड़ता था, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दैट इज वाई अब सेंटर क्या हो गया, टॉप, और ये स्टेट्स क्या हो गई, बॉटम। यानी पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या था, दैट वाज टॉप टू बॉटम। लेकिन जो नीति आयोग बना, नीति आयोग क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच। अब नीति आयोग में इसका उल्टा होता है। नीति आयोग में क्या है, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, पहले ये डिफरेंट स्टेट्स अपनी अपनी जो भी इनकी कमियां हैं या जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, जहां इन्हें लगता है कि लैक हो रहा है, वो सारी चीज़ें सेंटर तक पहुंचाती हैं। उसके बेस पर, यानी अपनी एडवाइस भी देती हैं इनको। तो फिर इन सब की एडवाइस, इन सब की जो भी प्लानिंग है, जो व्यूज़ हैं, उनको सेंटर लेता है और उसके आधार पर क्या बनती हैं, पॉलिसीज, राइट। अब यहाँ पर ये कौन सी अप्रोच हो गई, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। पहले क्या था, सेंटर टू बॉटम, अब कौन सी हो गई, बॉटम टू टॉप, उल्टा हो गया ये, राइट। तो इस तरीके से नाउ इट्स अ चेंज। देन नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ स्टेट्स प्रिवेल्स। इसमें क्या है, अब नीति आयोग में क्या है, क्योंकि स्टेट्स अपनी जो है प्लानिंग्स है, जो अपने व्यूज़ हैं वो बताती हैं सेंटर को, तो इस तरीके से इनके व्यूज़ को भी इंपॉर्टेंस मिलती है, इनकी प्लानिंग को भी इंपॉर्टेंस मिलती है। लेकिन इसमें क्या था, नो रोल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का कोई रोल नहीं था, जो भी सेंटर ने डिसाइड कर दिया, स्टेट्स को उन्हें फॉलो करना कंपल्शन था। देन स्टेट कमीशन डज नॉट मेक एनी फाइनेंशियल एलोकेशन। जो स्टेट कमीशन है वो किसी तरह का भी फाइनेंशियल एलोकेशन नीति आयोग में नहीं बनाता, लेकिन प्लानिंग कमीशन में क्या था, यूज टू एलोकेट फाइनेंशियल फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है वो अलॉट कौन करता था, दैट वाज अलॉटेड बाय द स्टेट, राइट। तो स्टेट कमीशन उनको अलॉट करता था। ये क्या हो गया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड द नीति आयोग, right? So all this is about your full chapter, that is politics of planned development. Hopefully it's clear to you. Don't forget to share this lecture with the others so that बाकी जो students हैं उनको भी इस lecture का benefit मिले. Thank you so much.